जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, पूना पैक्ट के बारे में, गांधी इरविन समझौता के बारे में, गोलमेज समझौता के बारे में और किस प्रकार से पाकिस्तान का निर्माण हुआ, पाकिस्तान के निर्माण की नींव रखी गई यानी कि मुस्लिम लीग के बारे में और उनके प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बारे में। ठीक है, पहले देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कल से हम लोग देख ही रहे थे। गांधी जी ने दांडी मार्च की सफलता के बाद से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। कश्मीर से सीमांत गांधी यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने लाल कुर्ती सेना के गठन किया और वहां से इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन को लीड किया। दक्षिण से जो है CR गोपालाचार्य चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी ने शुरू किया था और महाराष्ट्र से जो है सरोजिनी नायडू जी जो हैं उन्होंने 25,000 आंदोलनकारियों को लेकर वो पहुंच गए थे गुजरात में। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों को इसका पता चल गया था और इसके बाद उन्होंने उनके आंदोलन को दबा दिया था। ठीक है, इस प्रकार से आंदोलन चल रहा था। तो देखिए, आंदोलन जो है आंशिक रूप से सफल रहा। आंशिक रूप से सफल इसलिए रहा क्योंकि अंग्रेजों ने जो टैक्स था, टैक्स यानी कि कर था, टैक्स की कीमत मतलब टैक्स में कमी कर दी थी। ठीक है, टैक्स परसेंटेज वगैरह था उसे कमी कर दी थी। बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं। ठीक है, और टैक्स अंग्रेजों ने टैक्स में कमी की और इसके साथ ही उन्होंने जो मादक पदार्थ थे यानी कि पेय पदार्थों में शराब वगैरह हो गया, बीड़ी सिगरेट तंबाकू वगैरह, इन सब में थोड़ा थोड़ा मतलब इनके उत्पादन में कमी कर दी गई। ठीक है, आंदोलन के दौरान जो है लंदन में ही एक सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसे गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, कोई भी कांग्रेस नेता इसके प्रथम सम्मेलन में नहीं गया और इस वजह से जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड के राजा थे, वो इरविन पर गुस्सा हो गए। इंग्लैंड के राजा ने मतलब इंग्लैंड के PM जो थे वो एक ब्रिटिश PM वो इरविन पर गुस्सा हो गए और इरविन पर दबाव बनने लगा कि कोई भी मतलब कांग्रेस यानी कि भारत का कोई प्रतिनिधि इस गोलमेज सम्मेलन में नहीं आया था। ठीक है, लंदन से गोलमेज सम्मेलन में नहीं आने पर इरविन ने समझौता का विचार किया। ठीक है, इरविन पर जब दबाव बनने लगा तो उसने समझौता का विचार किया। समझौता का विचार उसने किया तो किससे किया जाए, तो जो सुप्रीम लीडर थे उनसे ही समझौता किया यानी कि गांधी जी से आग्रह किया उन्होंने आंदोलन स्थगित करने के लिए और आंदोलन को स्थगित करके गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए उनसे गांधी जी से इरविन ने आग्रह किया। तो और आग्रह में यह किया कि अगर गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जाते हैं तो उनकी कुछ शर्तों को मान लिया जाएगा। गांधी जी ने 11 सूत्री जो शर्तें लादी थी मतलब दी थी, जिसे माना नहीं गया, जिसकी वजह से दांडी मार्च किया। दांडी मार्च के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत वृहद स्तर पर आज से ठीक 100 वर्ष पहले मतलब 1930 के बाद है। अभी 2023 चल रहा है, 100 वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन आग लगी हुई थी इसी टाइम के आसपास। ठीक है, तो उस समय ये सब चीज़ चल रहा था। तो गोलमेज सम्मेलन भाग नहीं लिया तो गांधी जी की शर्तों को मानने की बात की गई, जिसमें सबसे प्रमुख जो शर्त था वह था राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए। जो गांधी जी ने 11 सूत्रीय जो अपनी बनाई थी उसमें था राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए। यह था साल 1930 का। ठीक है, समझौता के आते आते 1931 लगने वाला था। तो गांधी जी ने जो है ये सोचकर राजनीतिक कैदियों को रिहा करवाने की बात की थी कि जितने भी क्रांतिकारी हैं वो राजनीतिक कैदी के रूप में मतलब कैद में है। ठीक है, लेकिन इसमें भी अंग्रेजों ने एक चाल चला था। गांधी जी ने कहा था कि जितने भी कैदी हैं उन सभी कैदियों को रिहा करने की बात की गई थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसमें उलटफेर कर दिया गया। कागज़ पे जब लिखाया गया तो सभी कैदियों को रिहा करने की बात की गई, लेकिन उसमें आपराधिक कैदियों को इसने अंग्रेजों ने ऐड कर दिया और उसी पर भगत सिंह जी जो थे वो आपराधिक कैदी थे। ठीक है, राजनीतिक कैदी नहीं थे। राजनीतिक कैदी जितने भी थे, अगर मैंने गलत बोल दिया होगा तो क्षमा चाहूँगा इससे पहले, राजनीतिक कैदी जितने भी थे उसे रिहा करने की बात अंग्रेजों ने लिख दी उसमें। गांधी जी से केवल कैदियों को रिहा करने की बात की तो गांधी जी ने सोचा कि जितने कैदी थे उतने सब बाहर आ जाएंगे, भगत सिंह जी भी बाहर आ जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों ने चाल चला और आपराधिक कैदियों को रिहा नहीं करने की बात की, केवल और केवल राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की बात कही। तो भगत सिंह जी जो थे वो एक आपराधिक कैदी थे। ठीक है, सैंडर्स की हत्या के लिए इन्हें दोषी माना गया था और इस वजह से इनको फांसी की सज़ा दे दी गई। आपराधिक कैदी थे इसलिए इनका जो फांसी है वो रुका नहीं। तो बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो गांधी जी को गालियाँ देते हैं, इसलिए भी गालियाँ देते हैं क्योंकि भगत सिंह जी को इन्होंने मतलब नहीं बचाया। कोशिश गांधी जी ने पूरा किया था, आप लोग पढ़िए और समझिए। ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसी चाल चली कि ऐसा हो नहीं पाया। गांधी इरविन समझौता हुआ जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 5 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी शहीद हुए और उससे पहले 5 मार्च 1931 जी को गांधी इरविन के बीच बातें हुई, समझौता हुआ।
गांधी जी और इरविन के बीच जो है दिल्ली में यह समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। सरोजिनी नायडू ने गांधी जी और इरविन को दो महात्मा कहकर बुलाया। सरोजिनी नायडू ने दो महात्मा किन्हें कहा? गांधी जी और इरविन को कहा। इस समझौते के तहत जो है 9 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहली बार में कोई नहीं गया, इसलिए दबाव बना तो गांधी जी से बात किया इरविन ने, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन उसी साल हुआ 1931 में। तब दिल्ली 1931 में जो है एक जहाज था, पानी जहाज, जिसका नाम था SS राजपुताना। ठीक है, SS राजपुताना नामक पानी जहाज में बैठकर गांधी जी पहुंच गए लंदन। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को अटेंड करने के लिए। वहाँ पर विंस्टन चर्चिल था। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा। ठीक है, अर्धनग्न फकीर कहा। गांधी जी धोती पहने हुए होते थे और एक सवाल जो है वो अपने तन पर लपेटे हुए होते थे, जिसके वजह से, और लाठी भी पकड़े हुए होते थे। उनके इस अंग को, मतलब इस काया को देखकर जो है विंस्टन चर्चिल, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी बने बाद में, भारतीयों को एकदम मतलब घृणा की दृष्टि से देखता था विंस्टन चर्चिल, और उसी ने अर्धनग्न फकीर कहा गांधी जी को। ठीक है, तो ये उपाधि भी मिली। इंग्लैंड पर जो पीएम थे उस समय जो पीएम थे वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे, उसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के पहुंचने के बाद यह बात कही कि दलितों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा, जो कि एक सांप्रदायिक पंचांग की बात करता है। और इस वजह से गांधी जी को समझ में आ गया कि ये लोग फिर से मतलब फुट डालो और राज करो की नीति अपनाने वाले हैं, भारत में कुछ देर तक और रुकेंगे। और इस वजह से जब गांधी जी के सामने यह प्रस्ताव रखा गया तो गांधी जी सम्मेलन से तुरंत उठे, धोती चढ़ाए, कसे धोती और भारत वापस आ गए। और भारत आने के बाद फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को लीड करने लगे, बढ़ा दिए। ठीक है, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को छोड़ दिया। ठीक है, अधूरा छोड़ दिया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया इस वजह से, और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन करने लगे तो फिर गिरफ्तार कर लिया गया गांधी जी को, और पूना में यरवदा जेल है उसमें गांधी जी को कैद कर लिया गया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि गोलमेज सम्मेलन आखिर था क्या। गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 से लेकर 1932 तक 3 बार हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था। तो भारतीय प्रशासन पर चर्चा के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इंग्लैंड में बैठकर भारतीय प्रशासन की ये लोग चर्चा करने वाले थे। ठीक है, इसलिए कोई भारतीय प्रतिनिधि का भी आना इसमें जरूरी था, नहीं आए तो बौखला गए लोग। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वह 12 नवंबर 1930 यानी कि 1930 के आखिरी में हुआ, और 19 जनवरी 1931 तक चला। ठीक है, 2-3 महीनों तक ये चला था। कांग्रेस का जो इसमें कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे, इसके वजह से सब के सब एकदम बौखला गए थे, सब आंदोलन में बिजी हुए थे। मतलब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, इसलिए कोई गया भी नहीं। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उसी साल जब गांधी जी को मना लिया गया, तो 7 सितंबर 1931 को गांधी जी वहाँ से भी, जब गांधी जी वहाँ गए, रैमजे मैकडोनाल्ड पीएम था, उसने सांप्रदायिक पंचांग की बात की, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की, तो गांधी जी अपने धोती उठाया और वहाँ से भाग गए। ठीक, मतलब वापस आ गए। ठीक है, छोड़कर सम्मेलन को अंग्रेजों की ऐसी की तैसी बोलते हुए। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ वो हुआ 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। 1932 के आखिरी तक तीनों सम्मेलन समाप्त हो गया। इसमें कांग्रेस के ने फिर से भाग नहीं लिया। ठीक है, कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने भाग नहीं लिया, लेकिन रैमजे मैकडोनाल्ड जो था उसने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र यानी कि सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कर दी। एक बात याद रखेंगे कि कांग्रेस से किसी भी मतलब व्यक्ति ने प्रथम एवं द्वितीय एवं तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन था इसमें भाग नहीं लिया। द्वितीय में गांधी जी गए थे लेकिन वापस आ गए थे। ठीक है, लेकिन तेज बहादुर सप्रू और BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी जो थे, वो दोनों तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। BR अम्बेडकर का कथन यह था कि दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए था। दलितों के सबसे बड़े लीडर BR अम्बेडकर थे, इसलिए जाकर वो मतलब वहाँ अटेंड कर रहे थे। और फिर से पुनः समझौता पर वापस आते हैं 24 सितंबर 1932 के आसपास का। देखिए 1932 में ही क्या हुआ था मतलब पुणे में जो गांधी जी कैद थे वहीं पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो पुनः समझौता देखते हैं 1932 सितंबर 24 की बात है।
जब सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कर ली गई थी तो दलितों का आरक्षण सहित पृथक क्षेत्र भी दे दिया गया था। इसका गांधी जी जो थे पूना के यरवदा जेल में कैद थे, ठीक है। तो पूना के यरवदा जेल में ही उन्होंने अनशन कर दिया। अनशन अन्ना हजारे वाला अनशन नहीं है, गांधी जी से सीखा है अन्ना हजारे ने, ठीक है। और दिल्ली में एक वायरस छोड़कर चले भी गए आप करके, ठीक है। तो देखिए गांधी जी जो थे वो उन्होंने खाना पीना सब चीज़ त्याग दिया और अनशन पर बैठ गए, इसे ही अनशन कहा जाता है। तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय जी के सहयोग से गांधी जी व अंबेडकर के बीच, मदन मोहन मालवीय जी जो थे उन्होंने गांधी जी को मना लिया और तेज बहादुर सप्रू ने अंबेडकर जी को मना लिया और दोनों के बीच समझौता हुआ। पूना में बैठकर जो था गांधी जी और अंबेडकर जी उन दोनों ने बातें की, समझौता किया, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, पूना समझौता के नाम से, जो कि 24 सितंबर 1932 को हुआ था। दलितों के आरक्षित सीट को बढ़ाकर 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया। ये अम्बेडकर की चाल थी, ठीक है, अम्बेडकर जी की चाल थी। देखिए दलितों को आकर्षित करने के लिए गांधी जी ने भी एक संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र जो है वह पूरी तरह से अब अम्बेडकर जी की बात उनको माननी पड़ी थी, इसलिए ऐसा किया गया था। अब देखते हैं हरिजन सेवक संघ। गांधी जी जो थे दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इन्होंने हरिजन नामक, उनको हरिजन नाम दिया था, ठीक है। हरिजन यानी कि हरि मतलब भगवान विष्णु, जन मतलब व्यक्ति, लोग, ठीक है, जनता, यानी कि भगवान विष्णु के लोग, हरिजनों यानी कि दलितों को हरिजन कहा गया। और हमारे गांव में किसी को हरिजन कहे तो दलितों को तो भड़क जाते हैं, इतना अच्छा नाम मिला है फिर भी। 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ का निर्माण किया गांधी जी ने, जो कि आगे चलकर हरिजन संघ के नाम से जाना जाने लगा। अब देखते हैं कैंसर के बारे में, यानी कि मुस्लिम लीग के बारे में। मुस्लिम लीग को कैंसर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही से फिर भारत और पाकिस्तान के अलग होने की जो भी चीज़ें थी वो होने लगी। देखिए मुस्लिम लीग की जो स्थापना है 1906 में हो गया। 1906 में आग खान एवं सलीमुल्लाह खान ने इसकी स्थापना की थी। उस समय जो वायसराय था यह था मिंटो द्वितीय। वायसराय मिंटो द्वितीय, मार्लो और मिंटो, ये दो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को जन्म देने के लिए भारत में फुट डालो और राज करो की नीति को बुरी तरह से बढ़ा दिया गया था। और इसके तहत जो है उसने फुट डालो और राज करो की नीति के तहत उसने रुकिएगा फुट डालो और राज करो की नीति के तहत मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई थी। बादल गरज रहे हैं, ठीक है। जब कांग्रेस बन ही चुका था, जब अच्छा प्लेटफॉर्म मिल ही चुका था लोगों को, तो मुस्लिम लीग की आवश्यकता ही क्या थी। स्पेशल नाम भी मुस्लिम लीग, मतलब किसी एक संप्रदाय के लिए ये लीग बनाया गया था। इसलिए 1909 में जो है मुस्लिम लीग का एनी बिसेंट और लाल लाजपत बाल गंगाधर तिलक जी के सहयोग से, माफ़ कीजिएगा, जो 1909 में मुस्लिम लीग था उसकी मांग पर मुसलमानों के लिए भी अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर दी गई थी, ठीक है। जो दलितों के लिए निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी वो 1930 है। अब उससे पहले वाले में आ जाइए, 1906 से फिर से मुस्लिम लीग के बारे में देखते हैं। तो इस टाइम पर मतलब इन्होंने पाकिस्तान की नींव रखना, पाकिस्तान जो है ना पेट में पलने लग गया था। जब सब चीज़ अच्छा चल रहा था, देश की आज़ादी की बात चल रही थी, तो अलग से निर्वाचन क्षेत्र की आवश्यकता क्यों हुई। मोहम्मद अली जिन्ना इसलिए एक नंबर का हरामी था। कांग्रेस संघ जो है विवाद हो गया, क्योंकि जब अच्छा से कांग्रेस चल ही रहा है तो मुस्लिम लीग की स्थापना और ऊपर से फिर मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की आवश्यकता क्यों, तो कांग्रेस से इसका विवाद हो गया। एनी बिसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी के सहयोग से 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ और लखनऊ अधिवेशन में नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक हो गए, ठीक है। इससे हुआ ये कि अब मुस्लिम लीग भी एक साथ हो गया था, तो इसका जो पृथक निर्वाचन वाला जो इसका मांग था, तो इस मांग को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया। जब सब भाई एक ही हो गए तो काहे का मतलब झोल झाल करना, इसलिए लोगों ने ये सब चीज़ ठीक समझा था। तो निर्वाचन क्षेत्र जो है 1929-30 में मोहम्मद इकबाल नामक एक व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम द्विराष्ट्र की बात की थी, यानी कि भारत और पाकिस्तान की, मतलब उसने धीरे धीरे शुरुआत कर दी थी। कैसे धीरे धीरे कैंसर अब इतना फैल रहा है। 1906 से शुरुआत हुआ इसके कैंसर जो है 1929-30 में आते आते मोहम्मद इकबाल के मुंह से द्विराष्ट्र के शब्द की निकल ही गया। ये मोहम्मद इकबाल वही हैं जिन्होंने कहा था कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों से रहा है दुश्मन दैरो जमा, सदियों से रहा है दुश्मन
दौरे जहाँ हमारा, फिर भी तो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके लगे एक गुलिस्तान हमारा। इतना बढ़िया कविता जो है हिंदुस्तान के लिए लिखा था, लेकिन धीरे धीरे ये अपना मतलब जात धर्म में फंस गए, सांप्रदायिक वगैरह में, और इस वजह से ये जो है मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्र की बात भी कर ली थी। ठीक है, देखिए चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। पाकिस्तान शब्द का चौधरी रहमत सिंह, चौधरी जो है ना वो शब्द होता है, जैसे पटेल शब्द हुआ करता था मध्यकाल में, ठीक है, उससे पहले 1937 में जो है चुनाव था। चुनाव के फलस्वरूप जो है कांग्रेस जो है सबसे मतलब बड़ी विपक्षी पार्टी बन के 8 राज्यों पर उसने जीत दर्ज की। पंजाब और सिंध में केवल मुस्लिम लीग था, और इस वजह से जो है मोहम्मद अली जिन्ना को इरिटेशन होने लग गया। ठीक है, और उसने क्या किया कि एक टाइम खोज रहा था कि कैसे मतलब उनका वर्चस्व भारत पर बढ़े, तो परिणाम स्वरूप जो है वायसराय जो था उसने घोषणा किया कि परिषद में कांग्रेस का दबदबा हो गया था, लीग की शक्ति जो है वह कमज़ोर पड़ने लगी थी, और इसी तरह जो है 1937-38 के बाद WW2 हो गया, यानी कि वर्ल्ड वॉर द्वितीय हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया। अंग्रेज़ों ने बिना किसी भारतीयों के या फिर किसी कांग्रेस के लीडर के अनुमति के 3 लाख भारतीयों को मतलब अंग्रेजी सेना से लड़ने के लिए प्रस्ताव इन्होंने पारित कर दिया, और कह दिया कि 3 लाख भारतीय इंग्लैंड की ओर से विश्व युद्ध में लड़ेंगे। 1940 में जो लीग है उसका अधिवेशन हुआ लाहौर में। लाहौर में जब लीग हुआ तो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, तो 22 दिसंबर 1939 को सभी के सभी जो ये जो क्या बोलते हैं कांग्रेस के जो लोग थे उन सभी ने त्याग पत्र दे दिया, और जिससे खुश होकर मुस्लिम लीग ने क्या किया, इस दिन अपना मुक्ति दिवस बनाया कि हाँ जो टाइम खोज रहे थे वो मिल गया। ठीक है, अब हमारा भी वर्चस्व होगा, कांग्रेस जो था वो अब चला गया, और इसके वजह से हम लोग अब मुक्ति दिवस मनाएंगे। कितना मतलब सोच लीजिए अब इनका, एक पार्टी था वो कितना बड़ा पार्टी कांग्रेस, अब वो अलग हो गया, तो इन्हें भी अलग होना चाहिए था, लेकिन ये लोग अलग नहीं हुए। अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अलग क्षेत्र की मांग करने के लिए, अंग्रेजों के तलवे चाटने के लिए, पाकिस्तान की मांग करने के लिए इन्होंने क्या किया, मुक्ति दिवस मनाने लगे। 1940 में जो है लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, और स्पष्ट रूप से इसने पाकिस्तान की मांग कर दी वहाँ पर। और 1945 के आते आते लॉर्ड वेवेल भारत का वायसराय बना था। इसने भारत की विभिन्न पार्टियों को आपसी सहयोग व समन्वय के लिए शिमला में बुलाया, एक जगह पर बैठाया, और जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। और जो शिमला समझौता किया गया उसके में मुस्लिम लीग ने पूरी तरह से पृथक पाकिस्तान की मांग यहाँ भी करता रहा, हर जगह जहाँ भी जाता था नंगा होकर नाचता था। ठीक है, पाकिस्तान की मांग करता था, और पूरे भारत में जो है सांप्रदायिक दंगे इसके कारण से फैल गए। सबसे ज़्यादा अगर दंगे होते हैं ना, दंगे कहीं भी हो, चाहे किसी भी काल में देख लीजिए, अगर सबसे ज़्यादा नुकसान कहीं होता है तो वहाँ माँ बहनों बेटियों का ही होता है। ठीक है, उनका रक्षा करने के लिए जो होते हैं वो तो खुद ही दंगों में फंसे हुए होते हैं, और उन्हीं के लिए इज्जत लूट ली जाती है। ठीक है, चाहे अभी रिसेंटली मणिपुर वाला कांड हो, या फिर भारत पाकिस्तान का विभाजन हो, या जब कहीं भी कुछ भी हो। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ, बहुत बुरा स्थिति उस समय चल रहा था, और इसी बीच प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने घोषित कर दिया। और जो है सबसे बड़ा जो व्यक्ति जो था बंगाल, सबसे बड़ा मतलब जो दंगा था, ठीक है, वह बंगाल में फैल गया। बंगाल में जो था नोआखली, ठीक है, नोआखली में सबसे बड़ा दंगा फैल गया, और वहाँ पर एक नारा दिया गया, बांटो और आज़ाद करो। ठीक है, मारो बांटो और आज़ाद करो, कैसे भी करो पाकिस्तान चाहिए, नंगा होकर नाच रहा था। कैंसर पूरी देश में अब फैल चुका था, इसलिए कैंसर अगर हो जाए ना तो उसे काट कर फेंक देना ही सही होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो हुआ, दंगों से तंग आकर कांग्रेस ने भी कहा कि चलो इनकी बात अब मान ही लेते हैं। ठीक है, तो CR फार्मूला यहाँ पर चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य का फार्मूला अपनाया गया, CR फार्मूला उसे कहा गया, और जिसके तहत विभाजन को स्वीकार कर लिया गया। किसी एक ने नहीं, पूरे कांग्रेस ने, पूरे भारत ने इस विभाजन को स्वीकार किया था। मुस्लिम लीग इससे खुश हो गया, लेकिन आप लोग जो है वो पड़ोसी की बात मानते हैं और कहते हैं कि गांधी जी ने विभाजन किया था, और नाथूराम गोडसे ने जब गांधी जी को मारा तो ही आप लोग उसे क्रांतिकारी समझते, जबकि भारत जो था उसमें क्रांतिकारी बहुत थे।
ठीक है, लेकिन गिने चुने क्रांतिकारी ही क्रांतिकारी थे, बाकी सब आंदोलनकारी थे। और उस समय जो 30-35 करोड़ जो हमारी जनता थी, वो पूरे 30-35 करोड़ ही क्या थी, आंदोलनकारी थे। पूरे 30-35 करोड़ जो लोग थे भारत के, वो सब के सब आंदोलन कर रहे थे, ना कि कोई एक। उन्हीं में से एक था नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ना सही कोई और आकर मार देता, क्योंकि उन्हें तो मतलब लगा था कि गांधी जी हमेशा किसी न किसी चीज़ के लिए डट जाते थे और वो चीज़ होकर रहता था। इस चीज़ के लिए भी डट जाते तो होकर रहता, लेकिन डटे भी थे। लेकिन दंगे और ज़्यादा भड़कने लगे, माँ बहनों की इज्जत और ज़्यादा लूटी जाने लगी। इस वजह से गांधी जी जो भी थे और जितने भी कांग्रेसी नेता थे, मुस्लिम लीग के नंगाई को मान लिए, पाकिस्तान का विभाजन को मान लिए, ठीक है। और गांधी जी को गोली मार कर हत्या कर दी गई और उनका वध किया हो, ऐसा इसने कहा। कोई वध नहीं था, गांधी है तो गोडसे है। इतना बड़ा पूरा इतिहास पढ़ लिए, कहीं पर गोडसे का नाम आया है? नहीं। गांधी का पूरा युग चला आ रहा है, ठीक है। तो इस बात को समझा कीजिए आप लोग, पढ़ाई करते वक्त किसी दूसरे की बात नहीं मानते हैं, ठीक है। सीआर फार्मूला के तहत विभाजन को स्वीकार कर लिया गया। इंग्लैंड से एक व्यक्ति आया जिसका नाम था रेडक्लिफ। रेडक्लिफ ने भारत में बंगाल और पश्चिमी भारत जो था, ठीक है, उसमें जितने भी रेलवे स्टेशन थे, पुलिस स्टेशन था, सबको चिन्ह लगाता गया और वहाँ से एक रेखा खींच दी। बंगाल में भी उसी तरह से पुलिस स्टेशन को निशाना लगाता गया और एक रेखा खींच दी। 5 दिन में, मतलब 5 मिनट में ऐसा काम कर दिया इंग्लैंड का आकर आदमी। उसे क्या पता कि भारत कैसा है। किसी का खेत जो है वो पाकिस्तान में चला गया और किसी का भारत में रुक गया। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो पूर्व में जो है बांग्लादेश जो आज है, उसे पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान कहा गया और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप से पाकिस्तान दो अलग अलग क्षेत्रों में मिलकर सामने आया था, ठीक है। इसका नेतृत्व जो है भारत पाकिस्तान के मध्य रेखा जो है रेडक्लिफ ने खींचा, जिसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से आज भी जाना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, ठीक है, पाकिस्तान का निर्माता कहा जाता है। एक व्यक्ति थे लियाकत अली, जो कि संयुक्त भारत में विभाजन के पहले भारत के ये वित्त मंत्री हुआ करते थे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे लोभ दिया, लालच दिया कि तुम यहाँ आ जाओ, पाकिस्तान आ जाओ हमारे साथ, तुम्हें यहाँ का पीएम बना दिया जाएगा। तो लियाकत अली पाकिस्तान का पहला पीएम बना, ठीक है। तो ये था जो इतिहास था कि किस प्रकार से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ। अपने विचार बदलिए, दूसरों की बात में मत आइए। गांधी एक अच्छे व्यक्ति थे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सुभाष चंद्र जी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।